आज जो हम डिस्कशन करेंगे बेटा वो करेंगे एनएलएम। एनएलएम बोले तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और सेकंड हमारी डीलिंग जो आज होनी है वो बेटा फ्रिक्शन के साथ। और आज हमारा पाला पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम से। ठीक है, एक बार ये चीज थोड़ा ध्यान से करेंगे, लगभग इसमें शॉर्टकट हर चीज के हैं, तो वो चीज हमें उसके कंसिडरेशन के हिसाब से करनी है। चलो पहले देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है बेटा फोर्स। फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सिंपल टर्म में हम कहेंगे कि एक पुश और पुल है बेटा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो क्या कर सकता है? वो तीन काम कर सकता है। पहली कंडीशन में उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। सेकंड हमारे लिए है कि वो उसकी शेप चेंज कर सकता है, शेप और साइज की हम बात करेंगे। ठीक है, और थर्ड हमारे लिए है कि वो क्या कर सकता है? वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हमने ये फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। यहाँ पहले होते हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्लास 8th लेवल पे जो आप पढ़ते हो वो है। सेकंड आता है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो है फोर्सेज हैं जिनके लिए डायरेक्टली हमें बॉडी को टच करना पड़ेगा। कौन कौन से? मस्कुलर फोर्स है। ठीक है, इसी तरह से फ्रिक्शन फोर्स है, वो कॉन्टैक्ट में आएगा तभी लगेगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास ऐसे फोर्सेज हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट में काम करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसी तरह मैग्नेटिक जो है वो हमारे लिए एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा। इसी तरह ग्रेविटेशन भी कैसा है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो यहाँ हमने ये बेसिक क्राइटेरिया पढ़ना है। अब हमारे पास आता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ इसका। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अभी फर्स्ट लॉ कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, इफ इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है, वो ऐसा करना कंटिन्यू रखेगा। कंटिन्यू का मतलब ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में कौन सा, कब तक क्या ना लगे, नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमने एक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया जो है वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो क्या डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट कब तक रेस्ट में, कब तक मोशन में रहेगा, और कब तक उसके ऊपर क्या ना लगे, एक्सटर्नल फोर्सेस ना लगे। तो इनर्शिया को हम तीन क्राइटेरिया में बांटते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड आता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड हम पढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को ध्यान रखना बेटा, एक नाम और दिया जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया भी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इनर्शिया को इसने डिफाइन किया। रेस्ट में कब काम करेगा? जब एक बस में आप बैठे हो, उसका पैसेंजर जो है, ठीक है, जब बस को हम क्या करें, सडनली स्टार्ट करते हैं, तो सडनली स्टार्ट करेगा तो पैसेंजर कहाँ जाएगा? भी आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? बताओ। पीछे सर। आ जाता है, गाड़ी एकदम से स्टार्ट हुई, हम किस समय जाएंगे? बैकवर्ड जाएंगे। क्यों? क्योंकि बस तो बेटा मूव करेगी उस कंडीशन में आगे की तरफ, पैसेंजर उसी कंडीशन में रहना चाहेगा तो उसको बैकवर्ड मूव करवाएगी। ठीक है, सेकंड तरह का हमारे पास आता है मोशन का। बस है, चल रही थी, हमने उसमें ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो पैसेंजर किस तरफ जाएगा? बस चल रही थी, ब्रेक अप्लाई हुआ, कहाँ जाएगा भी? आगे की पीछे? सर आगे। बस जा रही थी ऐसे, ब्रेक की डायरेक्शन उल्टी थी, इसका मतलब वो ऊपर की तरफ जाएगा मोशन की डायरेक्शन में। तो यहाँ हमारे पास कैसी डायरेक्शन आएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए फिर हम व्हीकल्स के अंदर क्या लगाते हैं? सीट बेल्ट लगाते हैं। तो सीट बेल्ट हमें फॉरवर्ड मोशन से प्रिवेंट करेगी, जिससे हमें जो एयरबैग से खतरा है वो भी हमें बचा देगा। तीसरा आता है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हमारा सबसे बढ़िया एग्जांपल है मड गार्ड का। ठीक है, मड गार्ड का मतलब जो गाड़ी के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर हम टायर के ऊपर लगाते हैं, जो हमें मड से प्रिवेंट करेगा। तो गार्ड है, जैसे ही वो व्हील के साथ आया तो व्हील जो है वो सारा का सारा का मड इस मड गार्ड के ऊपर लपेट देगा, जिससे हम उसके होने वाले अन इफेक्ट से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ है। इसी तरह ग्राइंडिंग के अंदर हम गार्ड लगाते हैं, ग्राइंडिंग गार्ड। उसका भी पर्पज ये है, जो चिंगारियां हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट कर रहा है उसके ऊपर डायरेक्टली ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी चीज याद रखना बेटा, लीनियर मोशन में जो इनर्शिया है उसका काम करता है मास। ठीक है, तो यहाँ जितना ज्यादा आप मास को इंक्रीज करोगे लीनियर मोशन में, उतना ज्यादा उसका इनर्शिया इंक्रीज करता है। ठीक है,
तो ये था बेटा फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ का कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, सिर्फ उसको थ्योरेटिक वाइज हमें पढ़ना था, तो वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूटन्स का सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ एक मैथमेटिकल फॉर्म है। सेकंड लॉ हमें कहता है क्या, कि एक मोमेंटम नाम की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट का मास था, उस मास के साथ साथ हमने उसको क्या प्रोवाइड कर दी बेटा, वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट क्या गेन कर चुका है, ऑब्जेक्ट यहाँ मोमेंटम गेन कर चुका है। अब जैसे फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर यहाँ विकेट लगी है, दूर से दौड़ता हुआ आएगा, तो इसने अपना मोमेंटम कैच कर लिया। अब जैसे ही वो बॉल को थ्रो करेगा, तो बॉल उस टाइम क्या है, एक्स्ट्रा मोमेंटम प्लेयर का भी साथ में ले लेगी। ठीक है ना, तो बॉल तो मास तो वही है, वही स्पिनर फेंक रहा है, वही फास्टर फेंक रहा है, लेकिन फर्क क्या है कि उसने उसको इनिशियल मोमेंटम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ उसके अंदर क्या आ चुका है, बॉल के अंदर एक मोमेंटम नाम की प्रॉपर्टी आ चुकी है। ठीक है, इसी तरह फुटबॉल थी, हमने उसको किक किया, किक करते ही मास के साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी उसके अंदर ऐड हुई, वेलोसिटी। ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। इसको हम यहाँ लीनियर मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं, फॉर्मूला इसका मास इनटू वेलोसिटी है। अब अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, मास तो चेंज हो नहीं सकता, क्या चेंज होगी, वेलोसिटी वेरी कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर एक कांस्टेंट मास सिस्टम है, तो कांस्टेंट मास के केस में हम क्या बोलते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो किसके बराबर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट के, यानी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डीपी बाई डी के। तो हम यहाँ कहते हैं ये आ जाएगा डी बाई डी, और यहाँ जाएगा बेटा मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि मास कांस्टेंट है तो इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू प्रैक्टिकली, तो ये मास बाहर आ गया डीवी बाई डी के। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला बना क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो यहाँ हमने इस लॉ को ये इस तरह से डिफाइन किया। ये फर्स्ट लॉ को भी बता रहा है कैसे, अगर मैं कहूं कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो वहां डीपी इज इक्वल टू जीरो होगा। डीपी जो है वो मास इनटू वेलोसिटी होती है, माइनस यू इज इक्वल टू जीरो के। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो रेस्ट में रहा, मोशन में था तो मोशन, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। कब तक चेंज नहीं होगी, जब तक उसके ऊपर क्या अप्लाई ना करें, फोर्स अप्लाई ना करें। तो ये भी उसी बात को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, थर्ड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या करोगे, एक फोर्स लगाते हो। ठीक है, मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन फोर्स लगाई। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अगर मान लो स्प्रिंग है या कोई ऐसा तरह का ऑब्जेक्ट है, तो वो भी एक रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करता है। ठीक है ना, यानी ये गांधी जी वाला प्रिंसिपल ओबे नहीं करेगा। आप सामने वाले को एक मारोगे तो वो एक पलट के आपको वापस देगा, बस एक ही मारेगा, ज्यादा नहीं। जितना एक्शन आप अप्लाई करते हो सेम उसी कंडीशन के हिसाब से रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ इसके ऊपर हम कहते हैं एक छोटे से क्राइटेरिया को हमने डिफाइन किया, जिसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर। ठीक है, इसको कई बार आर से दिखा देते हैं, कई बार एन से दिखा देते हैं। तो ये होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, लगभग ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा वेट के बराबर होता है अगर लीनियर कंडीशन में ऑब्जेक्ट है तो, यानी प्लेन इंक्लाइंड नहीं है। ठीक है, अगर मैंने प्लेन को इंक्लाइन कर दिया तो इसके लिए ध्यान रखना बेटा, इसकी डायरेक्शन जो होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी जिस पे रखा जाएगा वो। ठीक है ना, अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने उस इंक्लाइंड प्लेन पे उस ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब इसका वेट तो बेटा सीधा ही है, वेट तो नीचे की तरफ ही लगेगा। अगर आपका प्ले पेपर है तो पेपर के बिल्कुल परपेंडिकुलर को लगाना है। लेकिन हमारा सरफेस यहाँ कैसे है, ये वाला है, इसके परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। अगर मैं दो लाइन बना रहा हूँ, एक मैंने बना दी रेड से, दूसरे मैंने बना दी ब्लैक से, तो परपेंडिकुलर लाइन बेटा कौन सी है, रेड वाली है कि ब्लैक वाली है, सरफेस के परपेंडिकुलर यही है, ब्लैक वाली। इसका मतलब यहाँ ब्लैक रिप्रेजेंट बेटा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज जैसे तो उसके परपेंडिकुलर है। ये अगर समझ गए तो फ्री बॉडी डायग्राम में कहीं नहीं अटकोगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आर का होता है। आर अगर आपने बना लिया उस कंडीशन, तो आप आगे फिर इजिली उसको काम कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद इसमें एक छोटी छोटी थ्योरम आती है हमारे पास, एक वर्ड आता है इम्पल्स।
ठीक है। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स बोले तो इम्पल्स को दिखाते हैं आई से, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में टाइम के। ठीक। तो इम्पल्स क्या होता है? असल में इफेक्ट ऑफ फोर्स, जितना आप टाइम को इंक्रीज करोगे ऑटोमेटिकली फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। अगर इम्पल्स को कांस्टेंट कर दें तो हम ये देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम होगी। अब क्रिकेटर है, वो एक बॉल को कैच कर रहा है, तो बॉल को कैच करते टाइम क्या करेगा? बॉल अगर उसके पास आई तो वो हाथ नीचे की तरफ करता, डाउनवर्ड अपने हाथों को मूव करेगा। क्या होगा इससे बेनिफिट? अब जो हाथों के ऊपर उसका इम्पैक्ट लग रहा था बॉल का, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? आपने टाइम को इंक्रीज कर दिया तो ऑटोमेटिकली फोर्स क्या हो जाना? उस कंडीशन में रिड्यूस हो जाना है। तो यहाँ हमने किसको कम कर दिया? फोर्स के इफेक्ट को कम कर दिया। तो फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए ये है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल तो अपना कैचर, ठीक है, इन क्रिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल हम करते हैं पैकिंग के लिए बबल शीट्स यूज करते हैं। ठीक है। थर्मोकोल शीट्स यूज करते हैं। तो उनका पर्पज ये है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट लगे उसका हम टाइम किसी तरह करके इंक्रीज कर दें। टाइम इंक्रीज होगा तो बेटा फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इम्पल्स की छोटी सी कंडीशन है। और इसमें एक आती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हमें क्या बोलती है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलती है कि इम्पल्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑलवेज बेटा बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है ना। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि मैंने टाइम नहीं कहा, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम कहा। ठीक है। चेंज इन मोमेंटम जितना भी होगा उस तरीके से डिफाइन कर देंगे। इम्पल्स को हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये भी उसका एक फार्मूला है। अगर हमें इंटीग्रेशन के टर्म में इक्वेशन दे दी तो हम ये निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इफ फोर्स जो है ऑन एन ऑब्जेक्ट वो एक्सप्रेस है बेटा इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफ इज इक्वल टू है टी स्क्र प्लस 2t माइनस 1 के। आपको फाइंड करना है इम्पल्स बिटवीन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। ठीक है। चलो करो फटाफट, इसका इंटीग्रेशन करना है एफ का और वैल्यू पुट करनी है। आपको जाना है 1 से 2 के लिए। निकालो, बताओ फटाफट कितना आएगा, फिर आगे करते हैं। अरे भाई काम कुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? डाउट तो एक दो ही बच्चे दे रहे हैं मेरे को। हम्म। काम हो रहा है सारा या धीरे धीरे करोगे? धीरे धीरे करोगे तो बेटा इतना टाइम नहीं है ना कि हम उस चीज को एडजस्ट कर सकें। थोड़ा सा इस पॉइंट पे चलो ताकि इजी जल्दी से काम पूरा कर सको। ठीक है। चलो कितना है अभी? मुश्किल दे दिया क्या मैंने? ज्यादा बड़ी इक्वेशन दे दी। 7/3। 7/2। चलो ये हो गया t³/3। इसका करेंगे 3 से 2t स्क्वायर। हाँ 3, ठीक है। 2t²/2 और माइनस टी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें 1 से 2 है तो पुट कर दो, ये आ जाएगा 8 -1 डिवाइडेड बाई 3। ऐसे कर लो डायरेक्ट, जल्दी काम हो जाएगा। अगले में 2 से 2 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 -1 आ गया और प्लस माइनस साइन के साथ आ गया 2 - 1। तो इसको सोल्व कर लो। 7/3 प्लस में 3 और माइनस का बेटा आ गया इसमें 1। तो ये आ गया 7/3 प्लस का 2। तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 7 कितना हो गया? 13 हो गया। तो ये 13/3 न्यूटन सेकंड आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। स्क्वायर वगैरह का इन चीजों का ध्यान रखो। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस कंडीशन में फोर्स निकालेंगे। अगर सेम इसी तरह अगर हमें फोर्स और टाइम का ग्राफ दे रखा हो, लेट अस सपोज मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है उसका फोर्स टाइम ग्राफ ये है। ठीक है। जिसमें ऑब्जेक्ट ओ से बी, बी से सी जा रहा है। ये पॉइंट 0 है। इस इम्पल्स की वैल्यू है बेटा 4, इसकी वैल्यू है 7 सॉरी 2 और इसकी वैल्यू है बेटा 5। आपको इसमें क्या निकालना है? आपको इसमें इम्पल्स निकालना है। ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है? वो होता है एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक है।
तो इस ग्राफ का एरिया निकाल दो, आंसर आ जाएगा। निकाल के देखो, करो जल्दी से। कितना आया? 16। पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम का लगा सकते हो डायरेक्ट ही, ठीक है। ट्रायंगल का चाहो ट्रायंगल का लगा लो, या ट्रेपेजियम का डायरेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। कौन सी साइड पैरेलल है? एक ये साइड है और एक ये साइड है। ये साइड 3 है और ये साइड अपनी 5 है, तो ये होगी 3 + 5 इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू बेटा टाइम है 4 है, तो सिंप्लीफाई कर लो। 1/2 8 इंटू 4, तो ये कैंसिल हो गया। 4 4 4 जा कितना आ गया? 16 न्यूटन सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे जनरल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल, इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। लेट अस सपोज मैंने कहा बेटा कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट जो है, उसको हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस के, जो बराबर है F = k/x² के। यहाँ k की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर के, ठीक है। अगर वो पार्टिकल व्हेन x = 1 से वो हुआ, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी, यानी वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, ठीक है। और जब वो पार्टिकल, हमें निकालनी है, पहला काम है हमें फाइंड करनी है इसके केस में वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की जब x की वैल्यू 0.5, ठीक है। और सेकंड काम हमें करना है इसके केस में, ये तो फर्स्ट था, सेकंड इसमें करना है कि हमें पोजीशन बतानी है बेटा ऑब्जेक्ट की, पोजीशन व्हेन स्पीड इज 1 मीटर/सेकंड, ठीक है। चलो देखो, यहाँ हमारे पास सिचुएशन कैसी फंस रही है। सिचुएशन हमारे पास पीछे हमने एक्सेलरेशन की दी ना, एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमें डिस्प्लेसमेंट की टर्म में दे दे, वैसे ही सेम है ये, ठीक है। बस इसमें मास आ रहा है तो मास को हम उसमें चेंज कर देंगे। इसमें ऑब्जेक्ट का मास हमें दिया है 1 ग्राम, ठीक है। तो मास की वैल्यू भी आप इसे पुट कर सकते हो। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन को मैं dv/dx इनटू में भी लिख सकता हूँ। ये याद रखना, ये कई बार बहुत सी जगह आती है, इसमें dx करके उस तरीके से सोल्व हुआ है। तो ये बराबर है बेटा -k/x² के। इसको सेपरेट कर लो, तो सेपरेट करके हम v इंटू dv किसके बराबर रख सकते हैं? -k/m, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा x⁻² इंटू में dx के, ठीक है। बोथ साइड का इंटीग्रेशन कर दो, v²/2, ये हो जाएगा माइनस का k/m, कितना आएगा भाई? x⁻² का इंटीग्रेशन, पावर बढ़ेगी बढ़ेगी तो x⁻² पे +1 हो जाएगी, नीचे -1, तो ये आएगा -1/x के, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू पता है, k की वैल्यू भी पता है क्वेश्चन में। आप इससे किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? इससे हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि v² = -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस। k की वैल्यू है कितनी भाई? 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास है 1 ग्राम, 10⁻³ है, 1/x है, x की वैल्यू 1/2 होगी, ये ऊपर चला गया तो दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ से v² किसके इक्वल आ गया? 4 के। v किसके इक्वल आ जाएगा? 2 मीटर/सेकंड, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई सिचुएशन दे तो वो काम करना है। अगले में आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए v की वैल्यू आपको दे रखी है, वो इसमें पुट कर दो और इससे x की वैल्यू आ जाए, कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल वालों में है, थोड़ा सा एक बार इसको करके देख लेना, इजी सा है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। चलो अब इसमें हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम क्या बोलते हैं बेटा? सबसे जरूरी चीज इस लॉ की याद रखना कि ये लॉ जो है वो फॉर ए सिस्टम ही लग सकता है, ठीक है। यानी अगर मान लो गन है हमारे पास दो, एक गन को हमने फायर किया, दूसरी गन टेबल पे पड़ी है, तो यहाँ आपने जिस गन से फायर किया है उसी के अंदर रिकॉइल होगा, ठीक है। ये नहीं टेबल पे पड़ी हुई वो हिल रही है, फायर आपने इससे किया, तो यहाँ ध्यान रखना फॉर ए सिस्टम ये ऑलवेज लगता है। तो ये क्या कहता है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम ना लगाएं, तो उस कंडीशन में इनिशियल मोमेंटम
जो है वो ऑलवेज इक्वल टू किसके रहेगा, ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, तो फॉर ए सिस्टम वर्ड जरा इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इस हिसाब से ही चलेगा। आज ड्रॉपर बैच बी के बच्चे आए हैं क्या इसमें, या रेगुलेट है? जो मैं चेक कर लेता हूँ जरा। तो यहाँ हमारे पास बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में ये स्टेटमेंट रहनी है। इसका हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जांपल है, पहला जो एग्जांपल है वो है रिकॉइल ऑफ गन। अभिषेक बेटा कई दिन में आए, कहाँ गायब थे? 9 to 5 एट अभिषेक, 2-3 दिन से नहीं यस था सर। क्लास में, कहाँ गायब था? नहीं सर, आता था, ज्वाइन होता था, पर 5-10 मिनट लेट आ रहा था। अच्छा अच्छा, लेट आ रहा था इसलिए बात हो रही है, मैं देख नहीं पाया ना, मैं आज पहली बार ही देखा, मैं कहाँ था बच्चा पता नहीं। इसमें एप्लीकेशन है हमारी पहली बेटा रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन के केस में हम कहते हैं कि हम इसकी रिकॉइल स्पीड बता सकते हैं जिसको वीजी हम नाम देते हैं, या हमारे लिए माइनस का साइन आएगा एम बी वी बी डिवाइडेड बाय किसके, एम जी के। ठीक है, नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है, ये करता है रिकॉइल को रिप्रेजेंट, रिकॉइल बोले तो अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ ये माइनस साइन आता है। सेकंड केसेस में इंपल्स में हमारे पास है जो है रॉकेट का प्रपल्शन। ठीक है, तो रॉकेट प्रपल्शन में हम थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से चलते हैं। इसमें हमारे पास जो रॉकेट प्रपल्शन में है वो है वेरिएबल मास सिस्टम में। ठीक है, तो वेरिएबल मास सिस्टम में हम क्या कह रहे हैं कि जैसे रॉकेट चलती है तो शुरुआत में इसका मास m प्लस डीएम था। ठीक है, डीएम क्या है, डीएम जो इसके अंदर फ्यूल है वो है। अब जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ेगी डीएम कम हो जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे इसकी वैल्यू अप्रोच टू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम फोर्स जिसको हम यहाँ नाम देते हैं बेटा थ्रस्ट, तो थ्रस्ट जो है वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है डीएम बाई डी का। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना कि रॉकेट के केस में हमारा वेरिएबल मास सिस्टम काम करता है, कांस्टेंट मास सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें फिर हम वेलोसिटी वगैरह बाकी चीजें निकालते हैं, ये आर्टिकल नहीं आता, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे, इससे छोड़ सकते हो इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर लेवल में नहीं आता, इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है, ये आता है ए बाई टी सॉरी ए टी लोग एम बाई एम नोट के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको एक बार पढ़ लेना बस, बाकी कोई काम नहीं आना अपना उसमें। ठीक है, अब इसमें हम चलते हैं आज नेक्स्ट थिंग की तरफ जो है अपने फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास एफ बी डी, इसमें पहली सिचुएशन है जिसमें हमारे पास कॉन्टेक्ट मासेस हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट मासेस या कनेक्टेड मासेस भी इसको हम बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये एक सरफेस है, इसके ऊपर दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्टेड किया गया है, मतलब एक दूसरे से वो ज्वाइंट है, मतलब इनके बीच कोई डिस्टेंस नहीं है। पहला मास है बेटा m1, दूसरे का मास है m2। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं m1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो यहाँ इस फोर्स की वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी। अब क्या होता है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है तो उसमें हम आईसीयू वाला काम करते हैं। आईसीयू का मतलब उस ऑब्जेक्ट को अलग करके उसके ऊपर जितनी फोर्स लग रही है वो निकालते हैं। अब यहाँ m1 ऑब्जेक्ट को मैंने अलग कर लिया, इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन ये है क्योंकि ये इस डायरेक्शन से आगे की तरफ ली जाएगी और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक कॉन्टैक्ट फोर्स काम करेगी, मान लो वो स्मॉल एफ है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स F1 काम की, तो इसकी वजह से एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी। तो यहाँ हम अलग अलग बॉडीज के लिए जो फोर्स निकालेंगे, जैसे F1 इनके बीच में काम कर रही है F1, तो ये F1 किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी बेटा F2 A के। ठीक है, क्योंकि उसके केस में सिर्फ एक ही फोर्स ये लग रही है और ये m2 इंटू ए के बराबर होगी। और सेकंड अगर हम इसमें फाइनल फोर्स निकालें तो फाइनल फोर्स F1 का वो बराबर हो जाएगा m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू में जो भी फोर्स की वैल्यू हमने लगा रखी है। ठीक है ना, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हम इन दोनों ऑब्जेक्ट का इस तरह से निकाल सकते हैं, जो बाद में ऑब्जेक्ट है वो आएगा। अगर इस कंडीशन को मैं चेंज कर दूं, ये ऐसे है ये ऐसे है, ये m1 है ये m2 है, अब की बार फोर्स मैंने इधर की तरफ लगाया। ठीक है, तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स F1 इनके बीच में लगेगा वो क्या होगा, बाद वाला ऑब्जेक्ट हमेशा इसमें आता है। तो बाद का ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, m1 A है,
और इनके बीच अगर m2 की टर्म में इसको डिफाइन करना हो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो पता नहीं होती हमें, तो इसकी टर्म में अगर हम लिखते हैं तो इससे यहाँ क्या आ जाएगा, या हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, ऊपर हमारे साथ सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा, m1 डिवाइडेड बाय यहाँ नीचे m1 प्लस m2 इंटू में इसके केस में f की फोर्स की वैल्यू आएगी। तो अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में डायरेक्शन चेंज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर 3 बॉडी डायग्राम हो, मतलब अगर मान लो यहाँ 3 बॉडीज दे रखी हो तो कैसे चलेगा, 3 बॉडीज आपस में कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, जैसे मेरे पास 3 बॉडी सिस्टम है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन थी, ये तीसरी है। अब की बार मेरे पास 3 बॉडी सिस्टम है। ठीक है, 3 बॉडीज में क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट है बेटा m1 का, दूसरा m2 है और तीसरा m3 है। इसके ऊपर फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई की है। ठीक है, अब एक फोर्स तो काम करेगी इन दोनों के बीच में, इसको मान लो हमने F1 का, एक फोर्स इन दोनों के बीच में काम करेगी F2 के लिए। ठीक है, फाइनल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ हम क्या कहते हैं, यहाँ इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगती है यानी F1 और F2, तो एक्सेलेरेशन जो होगी वो इसके केस में टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय सबका मास हो जाती है। ठीक है, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला फिक्स है, 2 है तो 2 आ जाएंगे, 3 है तो 3 आ जाएंगे। और यहाँ इनके बीच जो फोर्स लगेगा, ठीक है, R डैश की वैल्यू, तो F2 जो है वो m3 इंटू ए के बराबर होगा। ठीक है, और इनके केस में जो फाइनल फोर्स लगेगा F3 के लिए, ठीक है, यानी फोर्स ऑन थर्ड ऑब्जेक्ट, जो इसमें हमने F2 से दिखा रखा है वो तो आ गया अपना, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं m3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू में F। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ऑब्जेक्ट F1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी, अब F1 किस किस के बीच में काम कर रहा है, m1 m2, तो इसमें ध्यान रखना बेटा ये सिस्टम चलता है। जैसे मैंने F2 निकाला तो इसके बाद कौन सा मास है, इसके बाद ये दोनों हैं, तो यहाँ आ जाएगा बस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, इस तरह से दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू आप उनकी हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हमारा काम चलेगा। अब इसमें क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके ऊपर आगे काम करेंगे अपन। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक सिस्टम है बेटा, जिसमें 2 कनेक्टेड मासेस के लिए चल रहा है काम। इसमें मेरे पास ये है। ठीक है, क्वेश्चन लो, इसके ऊपर करके देखो। जैसे मेरे पास यहाँ कंडीशन है कि मैंने 3 मासेस रख रखे हैं। पहला मास है बेटा m1, दूसरा है इसमें m2 और तीसरा है इसमें m3। इसमें मैंने फोर्स m1 पे लगाया है। ठीक है, इसका मास है m1 का, उसकी वैल्यू है 1 kg, m2 की वैल्यू है 1.5 kg और m3 की वैल्यू है बेटा 2 kg। ठीक है, तो इसमें हमें कहना है कि ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है, जो फाइनल एक्सेलरेशन बन रही है, उसकी वैल्यू है बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, पहला काम आपको करना है कि ये फोर्स कितना अप्लाइड है वो बताना है। फोर्स का फॉर्मूला सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन, उससे आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि आपको पहले का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दूसरे का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये दोनों निकालने हैं, N1 और N2 जो इनके केस में काम करेंगे, R1 R2 F1 F2 जो अपन लिए थे वो निकालने हैं, और बस यही काम करना है। ठीक है, चलो करके दिखाओ, बताओ कितना आएगा इन सभी के लिए। हाँ भाई, फोर्स तो बता दोगे, फोर्स कितना आया, सारे मास ऐड कर लो, 1 प्लस 1.5 प्लस में 2, और एक्सेलरेशन हमें दे रखी है इसकी 4, तो कितना आएगा भैया, न्यूटन। 4.5 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा, 18 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालो भाई। तो N2 की वैल्यू तो डायरेक्ट ही बता सकते हो,
फॉर्मूला तुम्हें बताया था m3 इंटू ए, तो ये 8 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद n1 बताओ अब। 14। ये हो जाएगा बस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू में f कर सकते हो। ठीक है, इससे आ जाएगा, या फिर सीधा ही m2 प्लस m3 इंटू ए भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। दोनों में से जो चाहो वो फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों से आंसर सेम आना है। तो यहाँ हमने इन दोनों को ऐड किया, ये 3.5 इंटू 4 हुआ तो कितना आएगा भाई, 14 न्यूटन आ जाएगा। तो बिना किसी फ्री बॉडी डायग्राम के आप इजिली कनेक्टेड मास सिस्टम को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन उठाते हैं, हो गया सबका, करें आगे। इसमें देखो भी, नेक्स्ट हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें यही है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो डिफरेंट तरीके से आता है। इसमें हमें क्या कहा गया है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमने रखा है, इसके साथ एक चेन अटैच कर रखी है। ठीक है, चेन को हम पुल कर रहे हैं, ठीक है, रोप है या चेन है या कुछ इस तरह का ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमें कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं F, रस्सी को पुल कर रहे हैं, और इस रस्सी का मास जो है वो m है। और आगे क्या बोला है, ठीक है, मास एंड द वन, और ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम है। हमें इसके केस में एक्सेलरेशन इन द रोप निकालनी है। अब ये सिनेरियो उसी की तरह है। ठीक है, रस्सी जो है उसके केस में बस टेंशन नाम दे देते हैं या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, तो यहाँ इसको एक तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट सिस्टम मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, वो हो जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय बेटा दोनों का मास आ जाएगा। ठीक है, यानी फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वैसे ही आ गया। अब अगर मैं कहूं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप कितना होगा, ठीक है, बाय द रोप ऑन ब्लॉक कितना होगा, तो इसके केस में हम क्या करेंगे, इसके केस में हम सीधा कहते हैं कि टेंशन जो इसके बीच में काम कर रही है वो टेंशन किसके बराबर होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन की, क्योंकि रस्सी आगे की तरफ जाएगी ना, रस्सी जाएगा ऑब्जेक्ट जाएगा, दोनों इकट्ठे जाएंगे। तो यहां से मैं एक्सेलरेशन को क्या रख सकता हूँ, टोटल मास इनटू में जो भी फोर्स अप्लाइड है। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि रस्सी के मिडल में, ठीक है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द फोर्स इन मिडल ऑफ रोप। ठीक है, मिडल ऑफ रोप के अंदर आपको कितनी टेंशन लग रही है उसकी वैल्यू बताओ। अब मिडल ऑफ रोप का मतलब क्या है कि अगर मान लो इसकी पूरी लेंथ L है, तो मिडल में कितनी लेंथ बचेगी भाई, L/2। ठीक है, तो यहाँ मास का क्या होगा, अगर ये यूनिफॉर्म सिस्टम है तो मास जो है उस कंडीशन में हमारा किसके बराबर हो जाएगा, m/2 के। और ऑब्जेक्ट का मास कितना था, m, इंटू में क्या लगा दो, इसके साथ एक्सेलरेशन लगा दोगे। ठीक है, अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ तो आप टोटल हाफ मास कर रहे हो, लेकिन एक्सेलरेशन के केस में फुल मास आएगा क्योंकि पूरी रस्सी के ऊपर फोर्स लग रहा था। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि ये हो जाएगा m+2m डिवाइडेड बाय बेटा 2, और ये आएगा एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास उस सिस्टम के लिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से रस्सी के मिड पॉइंट कहे, 1/4 कहे, तो आपको सिर्फ किसको चेंज करना है, आपको सिर्फ इसको चेंज करना है। यूनिफॉर्म सिस्टम है तो ऐसा कोई पंगा है नहीं, आराम से आप काम करके आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो फिर। मेरा कंडीशन राजवीर सर ने क्यों दे दिया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लो, इसमें आपको क्या करना है अभी, क्वेश्चन है, क्या हो गया, क्वेश्चन है आपके पास कि अगर एक ऑब्जेक्ट है बेटा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, ठीक है, और फिगर इसकी आपको सामने दी जाएगी, ये 50 न्यूटन का 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने 50 न्यूटन का बेटा फोर्स लगाया है। ठीक है, इसका जो वर्टिकल के साथ एंगल है वो 60 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट बना लोगे, आता है ना वेक्टर रिजोल्यूशन में cos थीटा sin थीटा कंपोनेंट बनाने। अब इसके केस में आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑन द ब्लॉक। ठीक है, एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक कितनी आएगी, चलो करके देखो, sin थीटा cos थीटा कंपोनेंट बनाने, उसी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, √3। ठीक है। अब इसके केस में एक तो लग गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में लग गया, तो हम कंपोनेंट सिस्टम के हिसाब से क्या बोलते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट बनेंगे। पहला आ जाएगा 50 cos 60,
और यहाँ ये आ जाएगा 50 sin 60 के, ठीक है। तो 50 sin 60 जो है पार्ट, वो ही किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2 इंटू में 5 इंटू में a, तो कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 5√3। तो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के अंदर कितनी आ गई, 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, ठीक है। तो सारा खेल कंपोनेंट सिस्टम का और कुछ भी नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और है मोमेंटम के ऊपर। अगर मैं फिर कहता ऊपर हूँ वाला बेटा, क्वेश्चन कौन सर, सा, हाँ जी जैसे अभी कौन सा करवाया है, बोलो। फिर इसमें इससे नीचे की ऊपर तरफ वाला, फोर्स लगेगा तो फिर वो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी ना। हाँ तो फिर क्या फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना। अगर वो केस तब होता जब फ्रिक्शन साथ में लेते, तो फ्रिक्शन तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, फ्रिक्शन अगला कहीं नहीं रहा ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ेगा, वो बात समझ गए कि उसके वेट को वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर देगी, पर हमें तो एक्सेलेरेशन को देखना है। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। अगर हमें कहता नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताओ, तो हम उस तरफ सोचते, नहीं सोचेंगे, क्यों भाई, क्योंकि हमारे एक्सेलरेशन निकालनी है, जरूरत ही नहीं है उसमें, ठीक है। वो तब होता जब इसके केस में फ्रिक्शन भी साथ में आ जाता, तब हम उसकी वैल्यू निकाल के फ्रिक्शन को माइनस करने, क्योंकि फ्रिक्शन का फार्मूला फिर म्यू इनटू आर होता है। तो यहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं ना, इसलिए उसको छोड़ दो, नक्की करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट बेटा एक बॉल है जिसका मास है 0.20 kg के, ठीक है। वो 25 मीटर पर सेकंड के साथ एक वॉल को स्ट्राइक करती है। इस वॉल के साथ वो टकराएगी तो वापस जाएगी, किस एंगल के साथ, ये 45 है, तो ये भी उसका एंगल सेम 45 बनेगा, ठीक है। आपको इसके केस में इम्पल्स कितना इम्पार्ट करेगी ऑन द वॉल, वो निकालना है, ठीक है। सारी चीजें मैंने दे रखी हैं, मास दे दिया, वेलोसिटी भी दे दी और एंगल भी दे दिया, ठीक है। चलो करके देखो, वेक्टर का ही खेल है ये। और इम्पल्स कैसे निकल सकता है अभी, एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी पड़ी थी, तो इम्पल्स जो निकालना है उसके लिए आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, सेम आंसर होंगे दोनों के, ठीक है। करके देखो फिर करते हैं आगे। 5√2, कितना, 5√2, 5√2। ठीक है, 5√2। 5√2 ही आएगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये था एमवी, ठीक है। इस एमवी के कंपोनेंट बना लिए, अंदर की तरफ गया एमवी कोस 45, और इसी की तरफ जब ये बाहर की तरफ आया तो एमवी कोस 45, ठीक है। तो यहाँ इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2mv cos 45 के। तो सारी चीजें पता है, मास है 0.2, वेलोसिटी है 25 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 के, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5√2 न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो इम्पल्स निकालना है, मोमेंटम निकालना है, सारी चीजें सेम रहती है, सभी सिनेरियो में सेम सिचुएशन के साथ काम करेंगे अपन। चलो एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब हम कनेक्टेड मास के साथ साथ एक चीज और जोड़ देंगे कि अगर इन्हीं के केस में मास है, इन मासेस के बीच में हमने कोई रस्सी या कोई स्ट्रिंग लगा रखी है। अब यहाँ सिचुएशन बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि ये रस्सी के केस में बोलता है कि ये रस्सियां जो है वो सारी की सारी मासलेस हैं, ठीक है, मास इनका कंसिडर नहीं करना होता। तो मासलेस के केस में क्या है, अब वहां जो नॉर्मल एक्शन फोर्स ले रहा था उसकी जगह अब टेंशन ने ले ली है, यहाँ टेंशन T1 होगी, यहाँ टेंशन T2 आ जाएगी, ठीक है। फोर्स मैंने मान लो इसके ऊपर लगाया है, इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो इससे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मान लो ये बेटा M1 है, ये M2 है और ये M3 है, ठीक है। तो इसके केस में एक्सेलरेशन तो वही होगी, फोर्स डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, सेम आएगा बिल्कुल, ठीक है। टेंशन T निकालनी है, मान लो T1 निकालनी है, तो T1 के केस में यहाँ वही सेम M2 प्लस M1 M3, सॉरी T2 निकालना है, T2 के केस में M2 प्लस M3, इसके बाद जितने आएंगे वो उठा लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये सेम तीनों मासेस, और इनटू में हम फोर्स कर देंगे, ठीक है। इसी तरह T1 निकालना है तो कौन आएगा भी ऊपर, T1 के बाद सिर्फ एक ही मास है M3, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, इनटू में F आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन हो, दोनों सिनेरियो में, दोनों सिचुएशंस में सेम काम चलता है।
अब आते हैं नेक्स्ट, ये तो था हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, अब आते हैं वर्टिकल मास अरेंजमेंट में। ठीक है, वर्टिकल मास अरेंजमेंट की अगर आप बात करो, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एक एग्रीकल्चर में दे रखा था। इसमें क्या है कि हमारे पास ये स्ट्रेच है, इसके साथ हमने एक मास लगा रखा है बेटा m1, दूसरा मास इसके साथ अटैच है m2। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन हमने ये कर रखी है। तो यहाँ इसके केस में क्या होगा, m1 के अंदर एक टेंशन लगेगी, ये T1 होगी, इसके बीच में एक टेंशन लगेगी m2 के लिए, मान लो ये T है, और इसकी वैल्यू T डैश हो जाएगी जो उस एंड के साथ अटैच ही है। ठीक है, तो ये T डैश है, तो यहाँ हम कहते हैं कि जो T डैश की वैल्यू है, यानी जो ऊपर वाले के अंदर टेंशन लगेगी, वो दोनों मासेस का सम हो जाएगी इंटू जी, क्योंकि वेट है, प्लस इसके बीच में फोर्स हो गया। इसी तरह टी की वैल्यू क्या होगी, अब टी के बाद मास कौन है, m2 है, इंटू में जी, प्लस इसके केस में फोर्स ऐड हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, सिंपल सा है, जिस भी ऑब्जेक्ट की टेंशन लो उसके नीचे कितने मासेस है वो उठाओ और अपने फटाफट पुट करके और उसको नक्की करो। ठीक है ना, इतना लंबा क्वेश्चन ये नहीं होता, फ्री बॉडी डायग्राम में कई बार टाइम लग जाता है, लेकिन ये सिचुएशन में कभी भी आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड देते हैं, फिर करेंगे इसको आगे। इसमें हमारे पास बेटा कंडीशन है कि एक हमने स्प्रिंग अटैच कर रखा है। ठीक है, इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ एक पुली अटैच की है, जिससे दो लोड हमने नीचे की तरफ लटकाए हैं। पहले का मास है बेटा 10 kg, दूसरे का मास है 10 kg। तो हमें बताना है कि इस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर रीडिंग क्या होगी, क्या होगी भाई। स्प्रिंग बैलेंस क्या बताता है, वेट बताता है। तो यहाँ टोटल वेट कितना है, दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ ही होगी। ठीक है, टेंशन तो इसके केस में सेम ही होगी, तो जितनी टेंशन यहाँ लग रही है वही टेंशन दोनों का सम। इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 10 + 10 इंटू में जी की वैल्यू अगर 10 कह दे तो वो भी, तो टोटल कितना आ गया, 200 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कनेक्टेड मास की कई बार कंडीशनें बनती है, तो हमें ध्यान हो। अब अगर इसी को मैं इस तरह से कर दूं, ये ओरिजेंटल प्लेटफॉर्म है, इसके बीच में वो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग लगा रखी है, इस पुली के साथ मैंने ये लोड लटका दिया, और इस सेम पुली सिस्टम के साथ मैंने ये दूसरा लोड नीचे की तरफ है। दोनों लोड की जो वैल्यू है बेटा वो 10 kg है। अब बताओ रीडिंग कितनी आएगी, कितनी आएगी भी, सेम ही आएगी। सेम नहीं आएगी, अब फर्क आएगा। देखो क्या फर्क आएगा। अब इसके केस में क्या हो रहा है कि एक टेंशन तो बेटा लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा इसको इधर की तरफ खींचेगी। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस कंडीशन वाली कहानी है भी, एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, तो फाइनल जो टेंशन होगी वो किसी भी एक की वजह से ही लगेगी। ठीक है ना, यानी बैलेंस सिस्टम वाली कहानी हो जाएगी, सिर्फ एक तरफ वो स्ट्रेच कर पाएगा, तो एक तरफ वो स्ट्रेच कर पाएगा तो टेंशन की वैल्यू इनमें से सिर्फ एक को उठाना है। ठीक है ना, तो ये 10 इंटू जी 10 आ जाएगा, तो ये 100 न्यूटन ही आएगा। ठीक है ना, टोटल दोनों के केसेस में नहीं, क्योंकि दो एंड से नहीं, वो एक एंड से अटैच होगा। ठीक है, चलो एक और सिचुएशन लेते हैं। अगर ये बेटा एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, ठीक है, इसको यहाँ से मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच कर रखा है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, और इसके नीचे मैंने 10 kg का लोड लटका रखा है। इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें रीडिंग कितनी होगी वो बतानी है। न्यूटन। देखो यहाँ थोड़ा सा इस एंगल को बढ़ाता हूं मैं, ताकि तुम्हें सिचुएशन समझा सकूं। ये है, ठीक है। अब ये जो mg लगेगा वो तो इधर लगेगा, ये इसका थीटा कंपोनेंट हो गया, तो टेंशन की तरफ कौन सा कंपोनेंट लगेगा, mg sin थीटा। इसका मतलब जो टेंशन है वो किसके बराबर होगी, mg sin थीटा के बराबर होगी। तो mg sin थीटा, m कितना 10, g भी कितना 10, और sin 30 भाई 1/2, तो आंसर कितना आ गया, 50 न्यूटन आ गया। ठीक है ना, थोड़ा सा कंपोनेंट वाइज फ्री बॉडी डायग्राम हमें इसी चीज से बचना और बिगड़ना और जो भी कहूँ वो समझाता है। ठीक है, ये चीज अगर समझ गए तो फ्री बॉडी डायग्राम कभी भी नहीं उलझोगे, आराम से उसको करके निकल जाओगे। वैसे क्वेश्चन आपके इजी आता, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आता। ठीक है, अब थोड़े से पुली सिस्टम के केसेस को पढ़ते हैं जरा। पुली सिस्टम, पुली सिस्टम में हमारे पास जो पुली अरेंजमेंट है, लेट अस सपोज मैंने कहा कि मेरे पास ये पुली अटैच है,
एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों मास अटैच हैं। यहाँ ये M2 है, ये M1 है। ठीक है, अगर मैं इस कंडीशन में बोलूं कि M1 की वैल्यू ग्रेटर देन M2 है, या आपको वैल्यू दे दे भी ये 4 kg है, ये 2 kg है, तो यहाँ एक चीज जनरली अंडरस्टूड है कि जिसका तरफ मास होगा उसी की तरफ एक्सेलरेशन होगी ज्यादा। मतलब एक्सेलरेशन इधर है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ एक टेंशन काम करेगी, यहाँ भी एक टेंशन। पुली के ऊपर से रस्सी गुजरती है, अगर वो एक मास से अटैच है, दोनों तरफ से एक ही रस्सी है, तो दोनों एंड पे टेंशन की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। बस ये जनरल चीज याद रखना। यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगी, वो हो जाएगी M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू में G के। ठीक है, और जो यहाँ टेंशन आएगी वो आएगी 2M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू में G। ठीक है, इस तरह से किन्हीं दो कनेक्टेड मास के बीच में आप इजीली निकाल सकते हो। बस ध्यान ये रखना बेटा, एक्सेलरेशन के केस में डिफरेंस आता है और टेंशन के केस में ट्वाइस ऑफ मास आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप इजीली उसको आराम से सोल्व कर सकते हो। उसके बाद दूसरा आता है सिनेरियो हमारे पास कि अगर मेरे पास एक टेबल पुली सिस्टम है। ठीक है, टेबल पुली सिस्टम के अंदर कहानी हो रही है कैसे कि मेरे पास इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसके साथ यहाँ मैंने पुली अटैच कर रखी है और इसको मैंने इस लोड के साथ अटैच किया है। ये वही M1 है और ये नीचे अपना वही M2 है। ठीक है, अगर M1 ज्यादा हुआ M2 से तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा फिर भी, क्योंकि यहाँ डाउनवर्ड फोर्स जो है वो उसके केस में हमेशा ही ज्यादा रहती है। तो M2 जानबूझ के उसको नीचे की तरफ ही खींचेगा, चाहे M1 कितना ही ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है और इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, क्योंकि वो ग्रेविटी के इफेक्ट में काम करेगा। यहाँ ग्रेविटी एक अलग रोल से प्ले करती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो ध्यान रखना बेटा, जो लटकता हुआ मास है वो आएगा और यहाँ नीचे M1 प्लस M2 इंटू में G आ जाएगा। ठीक है, और टेंशन जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट के बराबर होती है, डिवाइडेड बाई वही M1 प्लस M2 इंटू में G आता है। ठीक है, और अगर कोई आपसे फोर्स ऑन पुली पूछ ले इसमें, तो फोर्स ऑन पुली की जो वैल्यू है वो फिक्स है, वो होती है T√2 के। जितनी भी टेंशन आ रही है उसको √2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप उस पुली की टेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से वेरियस डिफरेंस अरेंजमेंट में हम अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से काम करेंगे और वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब चलो एक बंदर वाली प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें हमारे पास है एक पुली। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है ये, बंदर को देखते ही घबराना मत। यहाँ हमारे पास एक कंकड़ पत्थर रखे हैं, जिस कंकड़ पत्थर का टोटल मास है बेटा 16 kg। ठीक है, 16 kg इसका मास है। अब एक बंदर भाई साहब आए जो इसके साथ लटके हुए हैं। ठीक है, शरारती तत्व है। तो यहाँ इस बंदर का जो मास है वो बेचारे का 12 kg है। तो उसको अपनी तरफ से कितना एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा ताकि ये इस रोप को या बनानास को आराम से उठा सके। उसको चाहिए बनाना। ठीक है, अब उसको बनाना खिलाएंगे, देखते हैं कि किस कंडीशन में हमारी कितनी फोर्स लगेगी, कितना नॉर्मल टेंशन और क्या लगता है। ठीक है, अब जरा इन कंकड़ पत्थर या जो बनाना उसके लिए है, उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है। फ्री बॉडी डायग्राम कहता है बेटा mg नीचे की तरफ, नेट फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसका ऊपर की तरफ, और रस्सी की जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ खींचेगी इसको, यानी यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरह बंदर की बात की जाए। ठीक है, ये उसकी लंबी सी पूंछ है, तो बंदर के लिए mg तो उसका नीचे की तरफ काम करेगा और टेंशन उसको ऊपर की तरफ, इसमें कोई तीसरा फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं एक्सेलेरेशन पूछूं तो एक्सेलेरेशन किसके बराबर थी, पीछे देखो जरा, दो मास सिस्टम के लिए एक्सेलेरेशन किसके बराबर थी, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। ये हो जाएगा M1 माइनस M2 यानी 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड कर दिया इंटू में G की वैल्यू, G की वैल्यू 10 लेना चाहो तो 10 ले लो। इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो बंदर प्रॉब्लम से घबराने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों के पास, चाहे बंदर हो चाहे कुछ भी हो, सेम लगना है एक पुलिस सिस्टम में। अगर इसमें टेंशन पूछ ले तो टेंशन के केस में क्या फार्मूला था, दोनों मासेस की प्रोडक्ट करनी है 2 से, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 16 इंटू 12 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन बेटा, और इंटू में आ जाएगा 10 इसके साथ। ठीक है,
तो सेम इसी तरह इसमें भी आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, टेंशन की। हो जाएगा। ये फार्मूले थोड़े से एक तरह के शॉर्टकट ही हैं आप लोगों के लिए, अगर आपको शॉर्टकट करना है तो यही इनके शॉर्टकट है, नहीं तो फ्री बॉडी डायग्राम में आओ, इस तरीके से आर ओ टी में रख के फिर काम करोगे, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देना है तुम्हें कि अगर मेरे पास कंडीशन है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए, इसका मास है बेटा 1 kg, इसको एक रस्सी के साथ अटैच करके पुली के साथ मैंने लटका रखा है हॉरिजॉन्टल फ्रेम के साथ, जिसमें पहला मास है 2 kg, उसके बाद एक स्प्रिंग लगा रखा है और स्प्रिंग के साथ एक दूसरा मास अटैच कर रखा है 3 kg, ठीक है। तो पहला काम हमें क्या करना है, पहले काम में हमें एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम निकालनी है, कितनी आएगी, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, इसी तरफ आएगी, ठीक है, ये इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ। उसके बाद सेकंड केस में क्या करना है अभी, सेकंड केस में टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है, गई है क्लास लेने गई, 2 घंटे बाद आएगी। तो यहाँ टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है। और तीसरा केस है बेटा, इसके केस में जो स्प्रिंग है उसमें एक्सटेंशन कितनी आएगी, ठीक है ना, एक्सटेंशन कितनी आएगी, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए के की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, के की वैल्यू दी है 50 न्यूटन पर मीटर के, ठीक है। चलो करके देखो। सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखो 3 kg वाले का। 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है, 3 kg का खुद का वेट यानी 3 इंटू जी, उसके ऊपर लगने वाला के एक्स प्लस उसके ऊपर लगने वाली एक टेंशन टी, ठीक है। तो यानी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इस टी को एक बार हटा दो, क्योंकि यहाँ टी का नाम नहीं है, यहाँ हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू पता चल सकती है। तो यहाँ हम कहते हैं क्या कि 3g माइनस उसका के एक्स, और वो किसके बराबर होगा, 3 इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर होगा। पहली इक्वेशन मिल गई। सेम इसी तरह से मैं क्या कह सकता हूँ दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए के एक्स नीचे की तरफ है, उसका mg भी नीचे की तरफ है, रस्सी है तो टेंशन लगेगी, क्योंकि यहाँ टेंशन की जगह के एक्स ने ले ली, तो स्प्रिंग में ध्यान रखना अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, के एक्स ही टेंशन का काम करेगा। तो यहाँ से क्या हुआ अभी, यहाँ से हुआ 2g यानी वेट प्लस उसके केस में के एक्स, और वो किसके बराबर होगा 2 इंटू एक्सेलेरेशन के, ठीक है। ओ सॉरी टेंशन भी है क्या, माइनस टी कर दो, इज इक्वल टू किसके 2a के। अब इसकी बात करते हैं। इसके केस में बेटा दो ही फोर्स है, एक तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ये है, दूसरी टेंशन इसके केस में ये है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि T इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो ए ही आ जाए। तो ये ए की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, ए की वैल्यू यहाँ रख दी टी की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा के एक्स आ जाएगा, कितना आएगा निकालो भाई, के एक्स कितना आएगा, ये ए पुट हो गया, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3a प्लस 2g, ठीक है। उसके बाद ये के एक्स की वैल्यू ऊपर वाले में रख दो, तो 3g माइनस का 3a प्लस में 2g, 3 आएगा क्या, ठीक है, इज इक्वल टू 3a के। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन बताओ भी कितनी आई, g की वैल्यू 10 रख लेना, करो भी सोल्व। कितना है भाई, 50/6 हो जाए, क्योंकि 5g/6 लिख लो इसको एक्सेलेरेशन को, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके 50/6 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस अब नहीं होगा। किसकी वैल्यू माइनस में आएगी, ये जी तो प्लस के हो गए ना, 3 + 2 5g हो गया, और ये माइनस का उधर आके प्लस कर दिया 6a हो गया, कोई माइनस का नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपना 50/6 आ जाएगा, आ गया भाई। अब ये आने के बाद हम एक्सेलेरेशन इसमें रख के के एक्स की वैल्यू से एक्स निकाल सकते हैं, और सेम इसी तरह से टी आने के बाद, तो टी तो अपना ए के बराबर ही है, तो टी की वैल्यू 50/6 न्यूटन में ही आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करके देखना, ये क्वेश्चन इजी से हैं, लेकिन अगर सिचुएशन में फंस गए तो मुसीबत कर देंगे, ठीक है। एक दूसरा अरेंजमेंट आता है बेटा, इसका एक शॉर्टकट है तुम्हारे पास, कि अगर तुम्हारे पास ये एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड सिस्टम हो जिसपे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हो, अगर यहाँ फ्रिक्शन ना हो, ठीक है ना,
विदाउट फ्रिक्शन जो होता है बेटा, ध्यान रखना इस ऑब्जेक्ट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनना है, सेम वही mg है, फिर वही mg के कंपोनेंट बनेंगे। तो यहाँ से a जो है वो इक्वल टू होगा g अपॉन टेन थीटा, ठीक है ना। तो इससे आप एंगल भी बता सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू g बाई ए के, एंगल कोई पूछ ले तो g और a का रेशियो करके निकाल दोगे, ठीक है ना। तो ये वेज सिस्टम आता है, ये वेज सिस्टम में हम इस तरह से ऑपरेट करेंगे, हो जाएगा। एक अपनी लेमीज थ्योरम आती है, ठीक है। लेमीज थ्योरम क्या कहती है भाई? लेमीज थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट से तीन फोर्सेस ओरिजिन हो रही है, जैसे मैंने कहा कि ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, ठीक है। ये इसके सामने एंगल अल्फा, F2 के सामने एंगल बीटा है और F3 के सामने एंगल गामा है। तो इसमें ऑलवेज F1 के सामने जो साइड है, जैसे यहाँ देखो F1 है, इसके सामने का एंगल ये है अल्फा, तो F1 के साइन अल्फा का रेशियो, F2 के सामने एंगल कौन सा है? F2 ये है, इसके सामने एंगल बीटा है, ठीक है, तो साइन बीटा। और तीसरा आता है बेटा F3 अपॉन साइन गामा। इनका रेशियो अगर कांस्टेंट है, फोर्सेस लग रही हैं, तो यहाँ नो एक्सेलेरेशन कंडीशन बनती है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे काम करेंगे। अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसमें मैंने एक ब्लॉक को अटैच किया है इस तरीके से, और यहाँ मेरे पास एक लोड अटैच है जो है 5 kg का, ठीक है। ये एंगल इसका 30 डिग्री है, दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ इसके केस में आपको इसके अंदर T1 दे रखा है, इसके अंदर T2 दे रखा है, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालनी है बेटा इस कंडीशन में T1 और T2 की कितनी होगी। ये डायग्राम आपको दिया जाएगा न्यूमेरिकल में इस तरीके से, मतलब इसी तरह का होगा, ये तो नहीं होगा, इसी तरह का क्वेश्चन बने। चलो ये लेमीज थ्योरम का ही क्वेश्चन है। लेमीज थ्योरम का क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है, तो ये वाले तीनों एंगल कितने हुए? कितने होंगे भाई? ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का एडिशन 90 डिग्री हो गया। और अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ठीक है, तो ये एंगल अगर 30 है तो ये 30 हो गया। इसका मतलब ये पूरा एंगल कितने का हुआ भाई? 90, तो ये इतना हो ही गया परपेंडिकुलर की वजह से, प्लस 30 इसमें जोड़ दिया तो कितना आ गया? 120 आ गया, ठीक है। रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा? निकालो, तीसरा एंगल कितना आएगा? 360 में से माइनस कर दो, कितने का बचा? 150, यही आएगा ना। इसको वही परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अल्टरनेट एंगल हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा एंगल कितना आ गया? 150 का। तीनों का सम 360 आ रहा है क्या? 270 प्लस 90 360 आ गया, मतलब ठीक था, ठीक है। तो यहाँ अब रेशियो बढ़ाओ। रेशियो कैसे बढ़ाओगे? इसका जो ऑब्जेक्ट का मास है वही इसके लिए टेंशन का काम करेगा, तो 5 इंटू जी जितना भी होगा वो हम रख देंगे। तो यहाँ 5g का रेशियो किसके साथ आएगा? साइन 90 के साथ, ठीक है। टेंशन T1 का सामने एंगल कितना है? 150 है, साइन 150 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन है T2 के लिए। T2 के लिए एंगल कितना लोगे भाई? साइन 120 लोगे, ठीक है। साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है? 180 माइनस 30 करोगे तो 30 आ जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू अपनी 1/2, ठीक है। और साइन 120 की कितनी होगी? 120 माइनस 60, तो √3/2। चलो फटाफट T1 और T2 की वैल्यू निकालो। जी की वैल्यू 10 रख लेना, ठीक है। पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो, फिर इसको और इसको कंपेयर कर लो। निकालो जल्दी से T1 T2 कितना है। मैथ ही पढ़ा दो, अरे ऐसे थोड़ी होता है। पूरा चैप्टर समझते हैं सीधा, तो ये है ना, ठीक कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ भाई, T1 कितना आया? कुछ नहीं है। 25। 25 यस सर और T2, 25 सॉरी T1 25 आएगा। T2 कितना आएगा? T1 25√3 आ जाए T2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू निकलेगी। एक छोटा सा केस सिनेरियो कई बार बन जाता है, वो भी देख लो, फिर आगे करते हैं। इसमें अगर हमारे पास हो बेटा एक
उज्जवल भविष्य का प्राणी है जिसने एक पुली के साथ एक दूसरी पुली को अटैच करके और उसके साथ अपने को अटैच किया है। ठीक है, मतलब जैसे लिफ्ट में है या कोई ऐसा सिनेरियो है, इसमें ये पर्सन क्या कर रहा है, इसके अंदर रह के इस थ्रेड को खींच रहा है नीचे की तरफ। तो जितना इसको ये नीचे खींचेगा उतना ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें मैन का जो मास है बेटा, मास ऑफ मैन वो है 70 kg। ठीक है, और जो लिफ्ट जिसके अंदर वो खड़ा है उसका मास है 50 kg का। ठीक, हमें इसके केस में फोर्स निकालनी है, फोर्स विद विच द मैन, आज फ्रिक्शन ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपना ये फ्री बॉडी डायग्राम अगर अच्छे से हो गए तो पूरे हैं, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनेगा। फाइंड द फोर्स विद विच, क्या करना था आगे, विद विच द मैन पुल्स द रोप कीपिंग लिफ्ट स्टेशनरी। ठीक है, अब वो इसको इस तरह से खींचे कि ऊपर की तरफ ना जाए पर वो लिफ्ट जो है वो किस में रहे, स्टेशनरी कंडीशन में रहे। तो कितना फोर्स उसको लगाना पड़ेगा वो निकालना है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखो बेटा, सीधी सी चीज है, यहाँ मेरे पास एक रस्सी ये थी, दूसरी रस्सी ये और तीसरी रस्सी उसके हाथ में है फिलहाल। ठीक है, तो जितनी रस्सी की अटैचमेंट है टेंशन उतनी ही हो जाएगी। जैसे यहाँ टी काम कर रही है, इसके लिए भी टी काम करेगी। तो यहाँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है कि मेरे पास ऊपर की तरफ टेंशन डबल है, ठीक है, 2T है, नीचे की तरफ उसका फाइनल वेट कितना है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट का टोटल कितना मास है, ऑब्जेक्ट का है 70 मास उसका, और लिफ्ट का है बेटा 50। ठीक है, तो 50 का तो टोटल कितना हो गया, 500 हो गया। लिफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम तो हमें ये कह रहा है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए ये वाली टेंशन काम करेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए टेंशन है T, उसका जो वेट काम करेगा 700 न्यूटन, वो नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो लगेगा वो उसका ऊपर की तरफ लगेगा। ये बात हो रही है मैन की और ये बात हो रही है लिफ्ट की। ठीक है, लिफ्ट के केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी है, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमने ऊपर की तरफ ले लिया। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिला, 2T जो है वो किसके बराबर है, वो है 500 प्लस n के बराबर। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसको डाउनवर्ड इस कंडीशन में खींचेगी। सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन है उसके हिसाब से n प्लस टी की वैल्यू बेटा कितनी है, 700 है। ठीक है, या फिर इसको चेंज करके आप लिखें तो 2T माइनस n की वैल्यू जो है वो 500 है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपके पास, आपको इसमें T और n दोनों की वैल्यू बतानी है। निकालो जल्दी से, फिर आप आगे काम करते हैं, बताते हैं आगे क्या करना है फिर इसमें। 9 से 12 बजे तक है क्लास क्या? क्या हो गया, 9 से, अरे तो नहीं। और टाइम टेबल देख लो, 9 से 10 ही हो गया। देखो 9 बजे भी मैथ और 11 बजे भी मैथ, तो 9 से 10 होगी, 10 के बाद 9 11, से 10 होगी, फिर 10 11 से, से 10 से कहीं और होगी, देखो। हाँ 10 से कहीं और है। एक एक घंटे के बीच में दे देना, लगातार नहीं है आपके। हाँ भाई, कितना आया T? 400। ये हो गया 400, और n सीधी सी 300। बात है, इस इक्वेशन में रख लो, 300 हो जाएगा। इसका मतलब अगर वो टोटल इस कंडीशन के हिसाब से पुल करे तो यहाँ उसके पास जो रीडिंग है वेइंग मशीन की वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगी, तनी लिफ्ट स्टेशनरी रहेगी इसमें। ठीक है ना, तो इस तरह से दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक इसमें क्वेश्चन बनता है अब, हाँ एक ये ट्रक का बनता है ये वाला। और देखो इसमें हमारे पास क्या है भाई, एक ट्रक है जैसे, ठीक है, ये ट्रक है जिसके ऊपर ये टायर लगे हैं, उसके साथ एक ड्राइवर जो है वो आगे बैठने की जगह है, वो ड्राइवर का टायर हो गया। इसमें मैंने एक मास रखा है। ठीक है, ट्रक के जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है वो आगे की तरफ है। ठीक, अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं कहूं कि इस ऑब्जेक्ट का मास है मैं तो mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है तो ऊपर की तरफ रहेगा। इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अब इनर्शिया का ध्यान रखो, ट्रक आगे की तरफ जाएगा, इनर्शिया जो है वो उसको पीछे की तरफ लगेगा। इसका मतलब अगर ये ब्रेक लगाएगा ट्रक चलता हुआ तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है ना, ये इनर्शिया की सबसे खास प्रॉपर्टी है
कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ डायरेक्शन चलता है। तो यहाँ जब ये मूविंग कंडीशन में था तब तो ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाने की कर रहा था, और जैसे ही हमने ब्रेक लगाया तो ये ऑब्जेक्ट ड्राइवर को फाड़ते हुए ड्राइवर से हेलो करने अंदर की तरफ जा पहुंचेगा। तो यहाँ इसके एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन बेटा इस तरफ लेनी पड़ेगी आप, ठीक है ना। फ्रिक्शन की डायरेक्शन की अगर बात करो तो इसमें फ्रिक्शन जो है वो इधर की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो ये कई बार ट्रक सिस्टम में हमारे पास आता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इसके बाद हमारे पास फ्रिक्शन के क्वेश्चन है, तो चलो फ्रिक्शन को टच करते हुए चलते हैं, फिर आगे काम करेंगे। इसमें हमारे पास आता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में लगभग सभी लोग जानते भी हैं। क्या होता है? एक अपोजिंग फोर्स, एन अपोजिंग फोर्स जो क्या करती है बेटा, जो हमेशा सरफेस इन कांटेक्ट जो होंगे उनके साथ लगेगी, ठीक है ना। जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट लगती है, तो इसकी डायरेक्शन का रूल क्या है? डायरेक्शन का रूल है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज याद रखना, इसके केस में डायरेक्शन ऑफ मोशन की रहेगा। ऑब्जेक्ट अगर अगर हमारा आगे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन हमें इधर की तरफ लेना है, ठीक है ना। फ्रिक्शन को मैं स्मॉल एफ से दिखाऊंगा। इसमें हमारे पास 3 तरह के फ्रिक्शन है, ठीक है। इसका जो रीजन है या जो कोज है वो क्या है? वो मोलिकुलर लेवल पे, हम कहते हैं कि मोलिकुलर लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या आइटम्स हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है, ठीक है। मोलिकुलर लेवल की बात कर रहा हूं मैं, असल जिंदगी में तो अलग कारण है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एटम्स जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 तरह के फ्रिक्शन आते हैं टाइप्स में। पहला फ्रिक्शन आता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जरा थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम 50 न्यूटन का फोर्स जब लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर मैं इसके ऊपर 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? कितना होगा भाई? क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? रिक्वायर्ड कितने का था बेटा? 50 का। लगाया हमने कितना है? उससे बहुत कम लगाया है, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन उस केस में हमेशा अप्लाइड के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 8 न्यूटन है। 20 कर दूं तो 20 हो जाएगा, 30 कर दूं 30, 40 कर दूं 40। जब तक इसको मैं 49.9 ना कर दूं तब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन इतना ही रहेगा, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट किस में होता है? रेस्ट में ही होता है, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। दूसरे तरह का फ्रिक्शन जो है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में भी नहीं रहेगा, ना वो मोशन में, ठीक है। बस वो अपनी लिमिट के अंदर आ चुका है। लिमिट का मतलब वो टेंड्स टू मूव करना चाह रहा है, मोशन तो करना चाह रहा है पर वो मोशन कर नहीं सकता, ठीक है। तो टेंड्स टू मूव कंडीशन में होगा तो उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। थर्ड हमारे पास आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन इस सिचुएशन में बराबर होगा जो ऑब्जेक्ट का मोशन कर दे। तो मोशन के टाइम जो अप्लाइड फोर्स है इसका ये है, इन तीनों का एक रिलेशन है। इसके भी टाइप्स है काइनेटिक के। पहला टाइप है बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और सेकंड टाइप है हमारा इसके लिए रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इनमें से ध्यान रखना कि फ्रिक्शन ऑफ रोलिंग जो है वो ऑलवेज लेस देन फ्रिक्शन ऑफ स्लाइडिंग के होगा, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि रोलिंग के केस में हमारे पास एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम हो गया, इसलिए हमने टायर का शेप कैसा रखा? रोल किया टायर को स्लाइड नहीं किया, ठीक है। तो टायर को रोल करने से उसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम है इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन ऑलवेज लेसर रहेगा। फिर टायर को इन्फ्लेट कर दिया एयर के साथ तो वहां एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट और भी कम हो चुका है। दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इसमें ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, घिसड़ता है, रगड़ता है एक तरीके से सरफेस को, तो वो काम करेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में रिलेशन का ध्यान रखना। अगर मैं इन तीनों को, कौन कौन से, लिमिटिंग, स्टैटिक और काइनेटिक, इन तीनों को एक ग्राफिकल रिलेशन से रिप्रेजेंट करें तो ऐसा रिलेशन इसमें बढ़ता है जिसमें पॉइंट ए से बी
फ्रिक्शन जो काम करेगा वो स्टैटिक होगा। सबसे ज्यादा इसके केस में काम करता है, जिसकी फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वो रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी सी रीजन में। क्या हो गया, अभी कोई डाउट है? वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। और जो लास्ट में बचेगा वो हमारे लिए काइनेटिक या फिर उसको डायनेमिक बोलते हैं। कई बार इसको डायनेमिक वर्ड दे देते हैं, कई बार काइनेटिक। तो ये फ्रिक्शन रहेगा। तो लगभग सबसे ज्यादा जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास लॉज आते हैं। इस लॉज के हिसाब से तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से बॉर्नविटा खाते बचपन में, आप चढ़ना नहीं पड़ता टेबल के ऊपर। तो यहाँ लॉज ऑफ फ्रिक्शन में क्या होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के होता है। तो यहाँ हम लगाते हैं एक म्यू। इस म्यू को हम बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये सरफेस की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिसाइड करता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वहां उसका कितना होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 3 तरीके का हो सकता है। स्लाइडिंग है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और लिमिटेड है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो डिपेंड करता है कि हम फोर्स कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग केसेस में इसकी वैल्यू ये रहती है। इसको वैल्यू जो होती है एक सरफेस के लिए, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी जब हमारा एक लेवल्ड सरफेस होगा। ठीक है, लेवल्ड का मतलब भी वो ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड कंडीशन में सरफेस नहीं है। ठीक है, अगर हम इस सरफेस को इंक्लाइंड कर दें, तो इंक्लाइंड कर देंगे तो यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ वर्ड आता है एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि अगर मुझे इस सरफेस का इंक्लाइंड एंगल पता है तो इसका म्यू निकालने के लिए मैं सिर्फ इसका tan थीटा निकाल दूं। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पता है तो उस सरफेस का हम फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आएगा। इसके लिए अगर सरफेस बेटा स्मूथ दे रखा हो, ठीक है, स्मूथ दे रखा हो तो म्यू की वैल्यू फिर भी 0 ही मानोगे, चाहे वो कितना भी इंक्लाइंड कंडीशन में हो। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस के लिए थोड़ी सी पॉइंट अपने से ध्यान रखोगे। बाकी फ्री बॉडी डायग्राम में अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक फेमस क्वेश्चन है, पहले वो करते हैं फिर आगे करेंगे। इसमें जैसे हमें दे रखा है एक अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स के लिए, इसमें कहा गया है कि ये है। ठीक है, इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है। इसमें ऑब्जेक्ट ये है बी और ये है बेटा ए। इसमें इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, ए और बी के बीच में, वो फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.4, और बी और सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो बेटा 0.2 है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मास ऑफ ए जो है वो 10 kg है, मास ऑफ बी जो है वो इसके केस में 15 kg है। ठीक है, तो अगर मैं मूव करता हूं एक ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ए के ऊपर लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तो मुझे निकालनी है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, ए के ऊपर कितना लगाएं ताकि ये ब्लॉक जो है वो मूव करने लग जाए टुगेदर। ठीक है ना, इकट्ठे मूव करने चाहिए। मैंने ऊपर ए के ऊपर लगाया तो दोनों एक साथ निकलने चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें निकालना है अपने को फोर्स इस कंडीशन में। ठीक है, पहले ये हम स्मूथ मानते हैं। चलो पहले वो क्वेश्चन देखो जिसमें ये स्मूथ है, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, इसकी म्यू की वैल्यू 0.25। ये नीचे वाला सरफेस स्मूथ है। ठीक है, ऊपर वाला तो अगर स्मूथ नहीं होगा तो वो तो चलने ही नहीं देगा। तो यहाँ मेरे पास स्मूथ कंडीशन में है, तो मैं एक के ऊपर फोर्स लगाऊं, मुझे दूसरे के ऊपर निकालना है। तो यहाँ मेरे लिए फार्मूला जो रहेगा वो सबसे पहले एक्सेलेरेशन जो है ऑब्जेक्ट सिस्टम की, वो किसके बराबर होगी, फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास होगा 10 + 15, कितना आ गया भाई, F/25 आ गया। ठीक है, तो ये एक्सेलेरेशन है सिस्टम की। इस एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम को अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट बी के ऊपर की तरफ, तो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये। ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स को अपोज कर दो तो मुझे उतना ही फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ मैं कहता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, वो हो जाएगा मास ऑफ द ब्लॉक, किसका, बी का, क्योंकि इस बी को साथ में मूव करना है। तो बी का मास कितना है भाई, 15 है, इंटो में उसकी एक्सेलरेशन F/25 दे रखी है, तो इसको कैंसिल आउट कर लो। तो यहाँ मेरे पास आ गया 3F/5 के। तो इस तरह से इस कंडीशन को अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन सुनो। दूसरे में यही सेम सिस्टम है, लेकिन अब की बार जो पहले डायग्राम बना दिया था वो बनेगा। ये अपना वही कितने का है, ये 15 का है,
kg का और ये 10 kg का है। अब की बार इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। इन दोनों के फ्रिक्शन सरफेस दे रखे हैं, इसके लिए म्यू की वैल्यू 0.2 है और इसके लिए म्यू की वैल्यू 0.4 है, ठीक है। तो आपको इसके केस में एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक टोटल कितनी आएगी वो निकालनी है, और सेकंड इसके केस में आपको फ्रिक्शन फोर्स बताना है फाइनली कितना एक्ट करेगा दोनों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जरा, हमने जो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू निकालनी है फ्रिक्शन की, ठीक है। 2 के ऊपर मतलब इस कंडीशन में इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लगेगा वो निकालना है। तो यहाँ एक चीज हाँ सच्ची ये भी दे रखी है, ये वैल्यू 90 न्यूटन है, ठीक है, ताकि एक्सेलरेशन निकल जाए। तो फ्रिक्शन कितना है भाई बी सरफेस के साथ, ये वाला 0.2 इंटू में जो उसका वेट है, वेट कितना आएगा, टोटल ऑब्जेक्ट का वेट है कितना आएगा 25 इंटू जी आ जाएगा। तो ये हुआ 25 इंटू में 10, तो टोटल फ्रिक्शन हुआ 50 न्यूटन का, ठीक है। अब यहाँ बताओ कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा। 90 फोर्स फ्रिक्शन का अप्लाई है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 50 है, तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, करेगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तो मोशन तो होगा, ठीक है। मोशन होगा तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स आ जाएगा 90 माइनस 50 40 न्यूटन का, लगा तो 90 रहे हैं पर फ्रिक्शन की वजह से वो अपोज हो गया, तो यहाँ एक्सेलेरेशन कितनी होगी, ये हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास 25, ठीक है। कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, फ्रिक्शन की वैल्यू हमने 50 न्यूटन निकाली दी है, ठीक है ना। तो ये इस तरह के सिस्टम के लिए काम चलता है, ये रहेगा। तो इसके न्यूमेरिकल देखते हैं एक दो, फिर आप आज की क्लास खत्म करेंगे। न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं। पहला बताओ भाई, जब एक फोर्स वैगन को पुल करता है, फोर्स दैट कॉजेज फोर्स टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब यहाँ हमें बताना है कि जो फोर्स लगे इसके बीच में, वैगन और इसके बीच में, तो ये एक कार्ट सिस्टम आता है, ये कार्ट अगर पीछे की तरफ है, इसके बीच में रस्सी से हमारा हॉर्स अटैच है, तो हॉर्स आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या काम करेगा, वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये फोर्स कौन सा होगा, फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ जो फोर्स लगेगा वो है, तो ही एक्सर्ट फोर्स ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड की तरफ जब वो फोर्स लगाता है तभी वो आगे की तरफ बढ़ पाएगा, हवा में तो बढ़ नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट भी सेकंड क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी सडनली डिसअपियर हो तो इनमें से किसकी वैल्यू जीरो होगी, मास की जीरो होगी, नहीं होगी, किसकी जीरो होगी, वेट की हो जाएगी, तो वेट बिकम्स जीरो पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द मास m इन ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस जो है d स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ हम कहते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन को हम देखें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, डिस्टेंस d है, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये पूछा गया है कि फोर्स का प्रोपोर्शन मास के साथ क्या होगा। तो अगर मैं इसमें से एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a है f बाई एम इंटू में d के, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी का अगर रिलेशन बनाओगे मास के साथ तो अंडर रूट एम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, इधर साइड अगर रूट कर देंगे इसका मतलब हमारे पास 1 बाय अंडर रूट एम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये था, इसका बोलो भी क्या आंसर होगा, ये भी किया भी था तुमने, उसमें सिंपल था, इसमें ये है, इसमें थोड़ा सा घुमा रखा है। वाटर जेट का आपको एरिया दे रखा है, उसके बाद थीटा एंगल है, कोई दिक्कत नहीं, डी उसकी डेंसिटी और वी उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो डायरेक्टली तीनों की मल्टीप्लाई करके आप मास की वैल्यू निकाल सकते हो, तो मास विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस आ गया, इनटू में एरिया, ठीक है, और इनटू में जो भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दे रखी है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के, ठीक है। तो इसमें टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब टी जो है वो किसके बराबर होगा, टी इसके केस में है, टी की वैल्यू रखनी है ना, टी को हम v डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, v डिवाइडेड बाय एम के, तो यहाँ v का स्क्वायर हो जाना है, ठीक है। तो v का स्क्वायर होगा तो ये तो वैसी सी बात है कि कोस थीटा कंपोनेंट काम करेगा, तो साइन वाला ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, ठीक है।
तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2ab² इंटू डी कोस थीटा के, ये आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट में बताओ भाई, वेलोसिटी ये है, फोर्स ये से ये होगी, थर्ड फोर्स कितना होगा? ठीक है, इसमें इसकी वेलोसिटी जो है वो अनचेंजिंग वेलोसिटी, अनचेंजिंग का मतलब ये चेंज ही नहीं हो रही, फिक्स है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0 होगी। 0 होगी तो तीनों फोर्सेस का सम कितना होना चाहिए बेटा? 0 होगा, दैट्स सी बात है। इसका मतलब थर्ड फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ सम ऑफ टू। ठीक है, तो दोनों का सम करो, -2 ये आया, साइन चेंज करेंगे तो +2 सामने आ जाएगा, इसका मतलब यही ऑप्शन है। फिर भी चेक कर लेना, कई बार नन का ऑप्शन भी हो जाता है। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड 10 आ रहा है तो ये वैल्यू -10 है, साइन चेंज भी इसने कर दिया, सारे काम कर रखे हैं। तीसरी वैल्यू एक बार चेक हो जाए। हाँ, इसमें भाई 6 तक भी आई था, सेकंड फोर्स नियरली कितने की होगी? ठीक है, तो इसके कंपोनेंट बना लो बस एक्सेलरेशन के। ठीक है, ये कोस थीटा, ये साइन थीटा, बस कंपेयर करना है, उससे आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह हमें ये डायग्राम दिया है, इसमें क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t दे रखी है, तो यहाँ फोर्स का है और दूसरा ग्राफ बेटा टाइम का है। ठीक है, मास हमें दे रखा है, तो इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स को हम मास इंटू वेलोसिटी के बराबर रख सकते हैं, तो इस ग्राफ का निकाल दो पहले एरिया, एरिया निकाल के मास से डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से काम करोगे इसमें। और इसमें क्वेश्चन ये वाला भी अभी किया था, इसमें कैसे करोगे भी? 16th में जो फोर्स है उसका कंपोनेंट कौन सा काम करेगा? F cos 60 काम करेगा। ठीक है, ये दो मासेस हैं, ये दो मासेस हैं, इनके बीच का रिजल्टेंट आपको दे रखा है, तो आपके केस में पुलिंग फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो पुलिंग फोर्स के लिए क्या करो, ये 3 न्यूटन जो है वो इसमें लाके डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली उसमें ऐड हो जाएगा, उससे आप 16 क्वेश्चन में आराम से वैल्यू निकाल सकते हो, आ जाएगा। तो टोटल मास कर लो, डिवाइडेड बाय उससे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें दिए हैं, फिर भी कोई ना समझ में आया तो एक बार पूछ लेना, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। एक बार मैं कल इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर हम आगे का काम करेंगे। ठीक है ना, ये जैसे इस कंडीशन में दे रखा है, बंदर वाला क्वेश्चन ही है, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, क्वेश्चन वही है, बस घुमा के दे रखे हैं, थोड़ा सा है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो एक बार मैं कल एक बार इनको नजरों से एक एक दो दो जो मेन क्वेश्चन है वो निकाल देंगे। ठीक है, जिससे आपके फ्री बॉडी डायग्राम की जो क्लैरिटी है वो आपको अच्छे से आ जाएगी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यही सम अप करते हैं। लेक्चर वगैरह अगर किसी को चाहिए है तो ऐप पे मैं डाल ही रहा हूँ, वहां से भी आप लेक्चर उठा सकते हो। कोई पॉइंट अगर समझ में ना आए, कोई कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाए, तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग लगभग डल जाती है। ठीक है ना। हाँ भाई, जिनका काम पेंडिंग था कर रहे हो क्या काम पीछे पीछे?